गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 73 ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हम आज डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपीरेशन। पिछले लेक्चर में आपने ट्रांसपीरेशन का जो बेसिक है उसको डिस्कस किया था, टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन डिस्कस किए थे, इसके अलावा स्टोमेटल पोर स्ट्रक्चर, स्टोमेटा की रेगुलेटिंग एक्टिविटीज, ये सब आपने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 72 में डिस्कस कर लिया था। तो देखिए फाइनली मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपीरेशन आप पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं ट्रांसपीरेशन जो है दैट इज एग्जैक्टली द लॉस ऑफ वाटर from the aerial parts of the plants mainly, या फिर आप कह सकते हैं it is the evaporation of water from the leaf surface. It is the evaporation of water from leaves through stomata. स्टोमेटल पोर और स्टोमेटल ओपनिंग जो है उनके थ्रू होने वाले ट्रांसपीरेशन प्रोसेस का मैकेनिज्म हम ये स्टडी करेंगे। नेक्स्ट रेफरेंस में लिख सकता हूं दिस ट्रांसपीरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस। दिस ट्रांसपीरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस बिकॉज द ट्रांसपीरेशन इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। तो वाटर वेपर के फॉर्म में आप ये कह सकते हैं वाटर का लॉस होता है। सो एग्जैक्टली ये जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है, ये ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस है। और स्टूडेंट्स अगली इंपॉर्टेंट बात, ये वैसे भी डिफ्यूजन है, ऑब्वियस है, जो डिफ्यूजन होता है it is a diffusion process, diffusion of water vapor from the surface of the plants. So exactly इसको क्या कहेंगे आप, ये physical process है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप ये कहेंगे ये प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में और लीफ के एयर चैम्बर्स जो हैं उनमें जो ग्रेडियंट बनता है उस ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। तो आप ये कह सकते हैं ट्रांसपीरेशन अकर्स अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट या डिपेंड्स ऑन, आप लिख लीजिए डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट इन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एयर चैम्बर्स ऑफ लीव्स। एयर चैम्बर्स ऑफ लीव्स, ये जो लीव्स के एयर चैम्बर्स हैं, इन एयर चैम्बर्स और एटमॉस्फेयर के बीच जो प्रेशर ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है स्टूडेंट्स, वो इसका आप कह सकते हैं प्रिंसिपल बेसिस है। द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट। ये प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को समझने के लिए हम एक डॉर्सिवेंट्रल लीफ का एग्जाम्पल ले रहे हैं और उस डॉर्सिवेंट्रल लीफ से आप वाटर के इवापोरेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनाटॉमिकल रेफरेंस यहां मैं मेंशन कर लेता हूं। देखिए डॉर्सिवेंट्रल लीफ आप ये जानते हैं दोनों सरफेस पर स्टोमेटा नहीं रखती है। डॉर्सिवेंट्रल लीफ के लोअर सरफेस पर ही स्टोमेटा की प्रेजेंस स्टूडेंट्स होती है, ठीक है। द डॉर्सिवेंट्रल लीव्स ऑलवेज पॉजेस स्टोमेटा ऑन लोअर एपिडर्मिस ओनली। अपर एपिडर्मिस पर इसके स्टोमेटा की प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि मैकेनिज्म ही हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये जो डॉर्सिवेंट्रल लीफ है, इस डॉर्सिवेंट्रल लीफ की लोअर सरफेस है, इस लोअर सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। यहां ये अपर एपिडर्मिस आप कह दीजिए, ये देखिए अपर एपिडर्मिस। और डॉर्सिवेंट्रल लीफ के स्पेसिफिकेशंस आपको पता होंगे स्टूडेंट्स। अपर एपिडर्मिस जो होती है, ये अपर एपिडर्मिस इसकी थिक क्यूटिकल लेयर को होल्ड करती है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आप ये कहेंगे, इट पॉजेस द थिक क्यूटिकल लेयर, क्योंकि सनलाइट की तरफ यही अपर सरफेस ही इसकी एक्सपोज्ड होती है। अब सनलाइट की तरफ जब अपर सरफेस एक्सपोज्ड होगी तो वहां अपर सरफेस से वाटर का लॉस नहीं हो या वाटर लॉस कंटिन्यूसली नहीं हो, ये वाटर लॉस नहीं हो इसलिए स्टूडेंट्स इस अपर सरफेस पर कुछ मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्पेसिफिकेशंस देखे जा सकते हैं। दिस इज द अपर एपिडर्मिस। ये वेस्कुलर स्ट्रैंड हम इसमें बना लेते हैं जिसमें अपर एपिडर्मिस की तरफ जाइलम प्रेजेंट होता है, लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्टूडेंट्स फ्लोएम प्रेजेंट होता है।
ये वेस्कुलर बंडल आप कह सकते हैं, और इसकी ये बंडल सीथ सेल्स, एक सेक्शन हम बना रहे हैं इसलिए मैंने पूरा बनाने के बजाय इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पर आप स्ट्रोमेटा की प्रेजेंस बता सकते हैं। तो ये देखिए लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस पर स्ट्रोमेटल पोर स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। जहां से आपको ये डिसकंटिन्यू दिखाई दे रही है वहां आप कहेंगे इसमें स्ट्रोमेटल पोर प्रेजेंट है या स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है। क्लियर? अब अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में यहां आपको टिश्यूज जो मिलेंगे, देखिए बेसिकली पैलिसेड टिश्यूज और स्पॉन्जी मेसोफिल पैरेन्काइमा में ये डिफरेंशिएट होता है। तो आप ये देखेंगे कि जो इलोंगेटेड सेल्स है, इलोंगेटेड सेल्स जो अपर एपिडर्मिस की तरफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट होती हैं, ये इलोंगेटेड सेल्स पैलिसेड टिश्यूज कंसिडर की जाती हैं। और ये जो पैलिसेड टिश्यूज हैं, ये जो मेसोफिल सेल्स हैं या मेसोफिल पैरेन्काइमा है, उस मेसोफिल पैरेन्काइमा का ही डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है। ऊपर की तरफ पैलिसेड टिश्यूज और पैलिसेड सेल्स, ठीक है, जो इलोंगेटेड होती हैं, और लोअर सरफेस की तरफ आप देख सकते हैं इसमें ये स्टूडेंट्स इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनको हम काउंट करते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्लियर? ये है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और ऊपर की तरफ प्रेजेंट हैं पैलिसेड टिश्यूज। ठीक है, ऊपर की तरफ स्टूडेंट्स पैलिसेड टिश्यूज और पैलिसेड सेल्स इसमें प्रेजेंट है। आप जानते हैं एयर चैम्बर और एयर स्पेस, जो एयर चैम्बर और एयर स्पेस है, ये एयर चैम्बर और एयर स्पेस यहां प्रेजेंट है। और अब देखिए ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ट्रांसपीरेशन मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होती है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो मैंने डायग्राम बनाया है आपको एनसीईआरटी में दे रखा है डायग्राम, डायग्रामेटिक रेफरेंस जो है वो आपको पूरा दिया गया है, तो आप इसको कीनली ऑब्जर्व करें, बस समझने का मामला है। ठीक है ना, डायग्राम वैसे भी ज़्यादा मैटर नहीं करता है, अगर आपको समझ आता है तो ठीक बात है, समझ नहीं आता है तो डायग्राम का भी कोई खास फायदा नहीं होता है। ठीक है, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये लीजिए। अब इसकी लेबलिंग कर रहा हूं मैं, और बेसिक ये देखिए आपका ये अपर एपिडर्मिस, ठीक है, और ये है स्टूडेंट्स एडेक्सियल सरफेस। इसको क्या कहते हैं आप? एडेक्सियल सरफेस। इसको कहा जाता है अबेक्सियल सरफेस, और ये जो है वो होती है लोअर एपिडर्मिस। क्लियर? ये लोअर एपिडर्मिस होती है, ये अपर एपिडर्मिस होती है, ये अबैक्सियल सरफेस या एडेक्सियल सरफेस। ठीक है, अब यहां से देखिए ये जैसे स्टेम की जाइलम कैविटी के थ्रू हाइपोथेटिकली हम इसको कनेक्ट कर दें, हालांकि कनेक्ट ऐसे ही रहती है, ये कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। थोड़ा सा एक जो डायग्रामेटिक रेफरेंस हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो सिर्फ कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। ये स्टेम की जाइलम कैविटी जो है उससे वाटर कंटेंट इसको जा रहा है, लीफ की जाइलम को ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं कह सकता हूँ ये जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है? असेंट ऑफ सेप। ठीक है, जाइलम कैविटी से अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर कंटेंट ट्रांसफर किया जा रहा है लीफ के जाइलम। यहां इसको आप कह रहे हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा,
क्लियर। और ये जो ब्लू से मैंने स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया है, इसको आप कहेंगे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। और एग्जैक्टली ये जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मीजोफिल पेरेन्काइमा को या मीजोफिल सेल्स को, मीजोफिल पेरेन्काइमा। So the mesophil parenchyma of a dorsiventral leaf is differentiated into the palisade parenchyma and spongy parenchyma. ये स्टूडेंट्स एयर चैम्बर, वाटर कैविटी भी आप इसको कह सकते हैं, और ये आप कहेंगे स्टोमेटल पोर और स्ट्रोमेटा। ठीक है, तो देखिए पैलिसेड टिश्यूज, आपने कहा देखिए यहाँ पैलिसेड टिश्यूज की प्रेजेंस है, ये पैलिसेड सेल्स हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ऊपर की तरफ पैलिसेड प्रेजेंट है जो एलोंगेटेड सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे की तरफ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा इसमें प्रेजेंट है। क्लियर। ये देखिए स्पॉन्जी पेरेन्काइमा नीचे में की तरफ और ये पैलिसेड पेरेन्काइमा ऊपर की तरफ। अब वाटर कंटेंट जाइलम कैविटी को दिया गया, जाइलम कैविटी में वाटर कंटेंट आता है। स्टूडेंट्स यहां से जाइलम कैविटी से वाटर जो है वो इन पैलिसेड टिश्यूज को जाता है, स्पॉन्जी सेल्स को जाता है, स्पॉन्जी और पैलिसेड टिश्यूज और सेल्स से एग्जैक्टली ये एयर चैम्बर और एयर कैविटी को जाता है, और फाइनली एयर चैम्बर एयर कैविटी से आप कह सकते हैं ये कहाँ आ जाता है, एयर चैम्बर्स और एयर कैविटी से फाइनली ये स्टूडेंट्स आ जाता है आउटर एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर से वाटर कंटेंट डिफ्यूज होता है। तो डायरेक्शन आप देखिए, डायरेक्शन क्या रही, डायरेक्शन ये थी, इस जाइलम कैविटी से एग्जैक्टली ये वाटर का ट्रांसफर होता रहता है। ये लीजिए, ये वाटर ट्रांसफर होता रहता है पैलिसेड टिश्यू स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, और यहां इस जाइलम कैविटी से वाटर कंटेंट जो इन एयर चैम्बर्स में और एयर स्पेस में आया, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये हो सकती हैं बेसिकली, इनको आप कह सकते हैं ये हैं वाटर फिल्ड कैविटी। क्लियर, ये स्टूडेंट्स वाटर फिल्ड कैविटी। अब यहां एटमॉस्फेयर जो है वो आप जानते हैं ड्राई होता है बेसिकली, एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो स्टूडेंट्स क्या होगी, ड्राई होगी। तो यहां वाटर स्ट्रेस है, वाटर की डेफिशिएंसी है, एटमॉस्फेयर बेसिकली ड्राई है, तो आप ये कहेंगे इस एयर चैम्बर या एयर कैविटी से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर डिफ्यूज होंगे, इवापोरेट होने लगेंगे। तो ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर डिफ्यूज होने लगे या इवापोरेट होने लगे। आपने कहा दिस द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपीरेशन, The evaporation of the water is the transpiration। और ये ट्रांसपीरेशन क्यों हुआ, तो आपने कहा आउटर एटमॉस्फेयर जो है ये ड्राई था, और ये जो एयर कैविटी है या जो एयर चैम्बर है वो वाटर फिल्ड कैविटी के फॉर्म में प्रेजेंट था। तो इस वाटर फिल्ड कैविटी से आउटर एटमॉस्फेयर में, ड्राई एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट रिलीज हो गए। क्लियर। दिस इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, this evaporation from the stomatal pore of the leaves sets a pressure gradient in between outer atmosphere and the air chamber। clear। तो यहां देखो कंसेप्ट यही है, काम की बात यही है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है there the pressure gradient। अब स्टूडेंट्स ये प्रेशर ग्रेडियंट कहां एस्टेब्लिश हुआ, आप ये जानते हैं, इससे पहले आप ऑस्मोसिस पढ़ के आए, डिफ्यूजन पढ़ के आए, इम्बाइबिशन पढ़ के आए, मतलब और टाइप ऑफ डिफ्यूजन रेफरेंस आपने डिस्कस किए, तो आप ये अच्छे से जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये जो एयर कैविटी और एयर चैम्बर है इनमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, आपने लिखा वाटर फिल्ड कैविटीज ये हैं। इन कैविटीज से वाटर मॉलिक्यूल्स आउटर एटमॉस्फेयर में, ड्राई एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होते हैं, तो ऑब्वियस है ये सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसको डिफ्यूजन में इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि देखिए यहाँ जो स्टोमेटल पोर होता है उस पोर में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो स्टोमेटल पोर के थ्रू जो वाटर बाहर आता है
जो वाटर वहां से रिलीज होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, वो एग्जैक्टली डिफ्यूजन प्रोसेस को या फिजिकल प्रोसेस को ही रिप्रेजेंट करता है, किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस ये नहीं कर रहा। एयर कैविटी में आ जाने के बाद या वाटर फिल्ड जो कैविटी है एयर चैम्बर है, इसमें आ जाने के बाद ये स्टोमेटल पोर के थ्रू बाहर आता है, एंड द स्टोमेटल पोर इज द ओपनिंग दैट फॉर्म बाय द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं तो ओपन हो जाता है, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती है तो इस तरीके से बंद हो जाता है। तो ये हम कह रहे हैं कि आउटर एटमॉस्फेयर में जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए वहां एक प्रेशर ग्रेडियंट स्टूडेंट स्टैब्लिश हुआ, और ये प्रेशर ग्रेडियंट किस किस के बीच था? सो देयर ए प्रेशर ग्रेडियंट, देयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट कहां कहां एस्टेब्लिश हो रहा है? तो आप कहेंगे द प्रेशर ग्रेडियंट इन बिटवीन एयर चैम्बर एंड आउटर एटमॉस्फेयर, एयर चैम्बर एंड एटमॉस्फेयर, ऑब्वियस है एटमॉस्फेयर आउटर ही होगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट स्टूडेंट्स एयर चैम्बर और एटमॉस्फेयर के बीच स्टैब्लिश हो गया। इस प्रेशर ग्रेडियंट के स्टैब्लिश होने से, इस प्रेशर ग्रेडियंट के स्टैब्लिश होने से यहां वाटर कंटेंट कंटिन्यूसली बाहर आउटर एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होने लगे। अब देखिए इस एयर कैविटी में और एयर चैम्बर में जो वाटर स्ट्रेस आएगा, ऑब्वियस है जब वाटर कंटेंट कंटिन्यूसली यहां डिफ्यूज आउट होंगे तो ये जो एयर चैम्बर और एयर कैविटी है ये इस ग्रेडियंट को ट्रांसमिट कर देगी इन मेसोफिल सेल्स पे। आपने कहा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, देन पैलिसेड पेरेन्काइमा, पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा उसी ग्रेडियंट को ट्रांसमिट करेगा किसको? जाइलम कैविटी को, द जाइलम कैविटी ऑफ द लीव्स। दीज जाइलम कैविटी of the leaves will transmit that gradient to the xylem cavity of the stem। इस जाइलम कैविटी तक आप ये कह सकते हैं ये ग्रेडियंट ट्रांसमिट होगा, और ये जब ग्रेडियंट यहां से ट्रांसमिट होगा तो स्टूडेंट्स इस जाइलम कैविटी से वाटर कंटिन्यूसली पुल किया जाएगा, और ये वाटर जो है वो कंटिन्यूसली पुल करते हुए एयर चैम्बर्स तक ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसका ट्रैक क्या होता है? आपने कहा आप इसमें उल्टा चलिए, यहां से एटमॉस्फेयर से जाइलम कैविटी तक जाइए, बहुत इजीली ये क्लियर हो जाएगा। हमने कंसेप्ट डिस्कस किया द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट इन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एयर चैम्बर। क्लियर? एयर चैम्बर और एटमॉस्फेयर के बीच जो प्रेशर ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हुआ उसके कारण ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब ये जो ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हुआ, ये ग्रेडियंट ट्रांसमिट होता है इस जाइलम कैविटी तक। कैसे? तो आपने कहा एटमॉस्फेयर टू एयर कैविटी और एयर चैम्बर, एयर चैम्बर और एयर कैविटी टू मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स टू द जाइलम कैविटी ऑफ लीव्स, जाइलम कैविटी ऑफ लीव्स टू द जाइलम कैविटी ऑफ स्टेम। तो यहां से ये वाटर कंटिन्यूसली क्या करेंगे? पुल करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं दे आर द पुलिंग फोर्स, और ये पुलिंग फोर्स जो है वो आप ये कह सकते हैं पुलिंग फोर्स जो है वो वाटर को ट्रांसमिट करवा रहा है। ये पुलिंग फोर्स कंटिन्यूसली वाटर का ट्रांसफर कहाँ करवाएगा स्टूडेंट्स? इस जाइलम में। इसी को, इस पुलिंग फोर्स को ही आप कहते हैं, इसी को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन पुल। दिस इज द ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, ये पुलिंग फोर्स है और इसको आप कहेंगे ये है ट्रांसपीरेशन पुल। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपीरेशन पुल के थ्रू कंटिन्यूसली वाटर कंटेंट जो है वो जाइलम कैविटी लीव्स में डाला जाता है। यहां से कंटिन्यूसली ये जो आता है तो इससे यहाँ लॉस होता रहता है। तो देखो यहां से यहां तक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। फाइनली कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। आउटर एटमॉस्फेयर ड्राई है और ड्राई एटमॉस्फेयर को रेस्पॉन्ड करते हुए वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली इस जाइलम कैविटी से लगातार आप ये कह सकते हैं इस जाइलम कैविटी और मेसोफिल सेल्स और एयर चैम्बर्स और एयर कैविटीज के थ्रू होते हुए एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होते रहेंगे। तो ये कंटिन्यूस एक चैनल स्टैब्लिश हो जाता है। आउटर एटमॉस्फेयर जो है उसको सैचुरेट करने तक, जब तक ये सैचुरेट नहीं हो जाएगा तब तक आप ये कह सकते हैं कंटिन्यूसली वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ डिफ्यूज आउट होते रहेंगे। और इसीलिए ये जो ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स है, दिस ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स और पुलिंग फोर्स विल कॉल एज द नेगेटिव फोर्स। ये नेगेटिव वैल्यू इसका क्यों लिया जाता है? बिकॉज इसका नेगेटिव रेफरेंस स्टूडेंट इसलिए लिया जाता है क्योंकि यह वाटर कंटेंट का ये लॉस करवा रहा है, या वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ जो एस्टेब्लिश हुआ उस प्रेशर ग्रेडियंट की सीक्वेंस चेक करनी है। देयर द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, देयर द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर, देयर द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स बिकॉज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, and that pressure gradient transmit from
air chambers or air cavity to the xylem cavity of the stem, and this transmission of the gradient will establish a continuity of water molecules from this xylem to the outer atmosphere, and it will be the transpiration. ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो देखो हम इसमें ग्रेडियंट जो है, प्रेशर ग्रेडियंट का सीक्वेंस अब मेंशन करेंगे, तो आप इसको नोट करिए। प्रेशर ग्रेडियंट का सीक्वेंस क्या होगा, आपने कहा देयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, और इस प्रेशर ग्रेडियंट का सीक्वेंस क्या है इसको चेक करिए आप। प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट के लिए आप कह रहे हैं इनिशियली कहां एस्टेब्लिश होता है? इनिशियली आपने कहा स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर एंड एयर चैम्बर। एटमॉस्फेयर एंड एयर चैम्बर्स जो हैं इनके बीच एक ग्रेडियंट स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, देयर इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए ग्रेडियंट इन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एयर चैम्बर। एटमॉस्फेयर और एयर चैम्बर के बीच जो ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है, ये ग्रेडियंट फर्दर ट्रांसमिट होगा, तो आप कहिए एयर चैम्बर्स टू मीजोफिल पैरेन्काइमा, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मीजोफिल सेल से आप कहेंगे जाइलम कैविटी, मीजोफिल सेल्स टू जाइलम कैविटी, और जाइलम कैविटी जो है, जो लीफ का है, वहां से आप कहेंगे जाइलम कैविटी ऑफ स्टेम, जाइलम कैविटी ऑफ स्टेम, और ये जो है ये एक कंटिन्यूटी स्टैब्लिश कर देगी। तो कहां से कहां कंटिन्यूटी स्टैब्लिश होगी? आप ये कहेंगे जाइलम कैविटी ऑफ स्टेम टू आउटर एटमॉस्फेयर, एक कंटिन्यूटी स्टैब्लिश हो जाएगी, और इस तरीके से वाटर का इवापोरेशन होता रहेगा। दिस विल रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। क्लियर? तो आप यहां जो देख रहे हैं, दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ a dorsiventral leaf, a dorsiventral leaf, a dorsiventral leaf that representing evaporation, representing evaporation, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन। कंसेप्ट आपके पास इसका है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड देयर द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। तो आपने कहा प्रेशर ग्रेडियंट की एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये जो पूरा प्रोसेस आपने देखा ये क्या था? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट transmission of the pressure gradient from atmosphere to the xylem cavity। एटमॉस्फेयर से जाइलम कैविटी जो है, इस एटमॉस्फेयर से जाइलम कैविटी में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्टूडेंट्स परफॉर्म करवाया जा चुका है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से जाइलम कैविटी में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाया गया है, ट्रांसमिशन ऑफ द ग्रेडियंट, और इसी ग्रेडियंट से, इस प्रेशर ग्रेडियंट के एस्टैब्लिश होने से ही स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन। तो ये देखिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके पास है, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। नोट डाउन करें। और स्टूडेंट्स, तो ये ट्रांसपिरेशन प्रेशर ग्रेडियंट आपने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद देखिए जो ट्रांसपिरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के बेसिक मेथड्स हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं मैं। ट्रांसपिरेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, बेलजार मेथड एक आपने देखा होगा, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, टाइटल लिख लें आप,
डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहें बेल जार मेथड और एक्सपेरिमेंट। बेल जार मेथड और एक्सपेरिमेंट जो स्टूडेंट्स है उसमें क्या होता है, आप एक वाटर्ड प्लांट को एक ग्लास पोट के अंडर आप उसको रख देते हैं, इसको हम बेल जार कहते हैं। ए वाटर्ड प्लांट ये जो लीफी वाटर्ड प्लांट है इसको प्लेस किया गया। तो एग्जैक्टली यहाँ जो लीव्स हैं इन लीव्स से इवापोरेशन ऑफ वाटर देखने को मिला, और आप ये देखेंगे कि यहाँ वाटर वेपर जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। वाटर वेपर ये आपने वाटर्ड प्लांट यहाँ प्लेस किया था और ये स्टूडेंट्स था बेल जार। क्लियर? तो इस तरीके से आप ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। ठीक है। सेकंड है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। तो जो लीफ है जहां से इवापोरेशन हो रहा है, ट्रांसपायरिंग लीफ, स्टूडेंट्स इस ट्रांसपायरिंग लीफ और इवापोरेटिंग जो लीफ है जो वाटर वेपर को इवापोरेट कर रही है, इस पर आप ये कह सकते हैं एक पेपर लगा दिया जाता है, दिस इज द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, सो ब्लू टर्न्स टू पिंक। और ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ये जो पेपर इस पे लगाया गया, ये अगर ब्लू से पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन। यहाँ स्टूडेंट्स ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी हो रही है। इसके अलावा भी एक्सपेरिमेंट है, फॉर लीफ एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, जो डॉर्सिवेंट्रल लीफ है उस डॉर्सिवेंट्रल लीफ की अपर और लोअर सरफेस दोनों पे वैसलीन लगा के उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ अपर सरफेस पे लगाइए, सिर्फ लोअर सरफेस पे लगाइए, और एक लीफ के किसी भी सरफेस पर आप मत लगाइए। तो जिस लीफ को आपने ओपन रखा, मतलब जिस लीफ की दोनों सरफेस पे ही आपने वैसलीन जैसा एंटी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस नहीं लगाया, वो सबसे पहले ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। जिस लीफ के लोअर सरफेस पे आपने लगाया है वो आप कह सकते हैं उसके बाद सूखेगी। जिस लीफ के दोनों सरफेस पे लगाया है, सॉरी, जिस लीफ के ऊपर वाले सरफेस पे आपने लगाया है वो उसके बाद ड्राई होगी, और जिस लीफ के दोनों सरफेस पे आपने लगा रखा है वो बिल्कुल भी बहुत लेट जाके आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स ड्राई होगी। तो इस तरीके से किसी भी एंटी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस को यूज करके आप जो है वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसपिरेशन। अब इसके बाद अगला रेफरेंस आप देखिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये नोट कर लें आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। देखिए इससे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आए हैं और यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते भी हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, कौन से फैक्टर्स ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, इनकी बात हम यहाँ करेंगे। और फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन में आपको एनवायरमेंटल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं, बट जो स्पेसिफिक रोल है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का ही स्टूडेंट्स होगा। तो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है, इसके लिए मैं अब लिख रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। क्लियर?
फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। देखो वन बाय वन आप ये देखते जाएं। सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स और जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और बी आप कहेंगे इंटरनल फैक्टर्स। तो देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं और इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, ये देखिए। टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सब जो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसके अलावा आप कह सकते हैं लाइट, विंड, ये सब स्टूडेंट्स कौन से फैक्टर हैं? एक्सटर्नल फैक्टर हैं। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें इंटरनल फैक्टर्स में, तो यहाँ आप कह सकते हैं नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रोमेटा, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा का जो नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग में काउंट होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं वाटर स्टेटस प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर, वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट और उसके अलावा कैनोपी स्ट्रक्चर। कितने परसेंट स्ट्रोमेटा खुले हैं, ओपनिंग उनकी जो है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं ये आप कहेंगे स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है उस पर इनका एक स्पेसिफिक प्रभाव होता है। तो हम यहाँ वन बाय वन एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस की। क्लियर स्टूडेंट्स? हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। और देखिए जैसा हमने अभी कैटेगराइज किया एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, तो सबसे पहले मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपसे डिस्कस कर रहा हूं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, और ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां ले रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन शॉर्ट RH भी हम इसको मेंशन करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सॉरी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये क्या होगी, इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी या RH, देखिए द मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, कितना मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में है, या फिर आप कह सकते हैं वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। इसको आप मॉइस्चर को वाटर वेपर कह देंगे, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। एंड वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर required to saturate the atmosphere। एटमॉस्फेयर या जो प्लांट की सराउंडिंग है, इस प्लांट की सराउंडिंग में कितना मॉइस्चर कंटेंट या कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, और प्लांट की सराउंडिंग को सैचुरेट करने के लिए कितना वाटर वेपर रिक्वायर्ड है, इन दोनों का जो डिफरेंस है जब तक बना रहेगा तब तक ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आप ये कह रहे हैं ये जो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये देखिए यहां से वाटर वेपर डिफ्यूज होता है, वाटर ट्रांसपायर होता है, जो अपवर्ड मोमेंट में असेंट ऑफ सैप के थ्रू प्लांट को मिला था। अब इसकी सराउंडिंग में ड्राई एयर अगर है तो ऑब्वियस है सैचुरेट करने के लिए ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वाटर वेपर की।
और अगर इसके सराउंडिंग में जो एयर है वो ड्राई होने के बजाय मॉइस्ट है या वाटर वेपर पहले से वहां ज्यादा प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस है इसको सैचुरेट करने के लिए कम एयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आउटर एटमॉस्फेयर जो है, उस आउटर एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी या फिर आप कह सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट और वाटर वेपर वहां जो है, और उसके रेफरेंस में जो एयर चैम्बर्स हैं लीफ के वाटर स्टोमेटल कैविटी या सब स्टोमेटल कैविटी जिनमें वाटर प्रेजेंट है, इन दोनों का जब तक डिफरेंस बना रहता है तब तक स्टूडेंट्स आप कहेंगे यहां वाटर डिफ्यूज होता रहता है। सो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, most important factor to influence the transpiration. The rate of transpiration is equals to 1 upon, या आप कह सकते हैं proportional to 1 upon relative humidity। ठीक है, ये कंडीशन आपको मिलेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तो ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो कम हो जाएगी, इसका मतलब आउटर एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा सैचुरेट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है तो ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाएगी, इसका मतलब आउटर एटमॉस्फेयर क्या है, ड्राई है। तो स्टूडेंट्स जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको परसेंटेज वैल्यू में काउंट करना चाहें तो ये भी किया जा सकता है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट द मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर and the moisture required to saturate atmosphere. It is the ratio of the moisture in atmosphere and required moisture to saturate the atmosphere. इसको आप स्टूडेंट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर एटमॉस्फेयर मॉइस्ट होने लगेगा, if atmosphere moist, तो आप कहेंगे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिक्रीजेज। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टूडेंट्स डिक्रीज होने लगेगा। क्लियर? तो ये इस तरीके से हम एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर? इसके बाद आप स्टूडेंट्स टेम्परेचर को ले सकते हैं। सेकंड फैक्टर आपके पास है टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर के ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स आप ये कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होगा या रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए इसके लिए लिखा जाता है Q10 इज इक्वल्स टू 2। Q10 इज इक्वल्स टू 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है तो आप कहेंगे ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर आप कह रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ाया जाता है, सॉरी, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होगा स्टूडेंट्स वो जस्ट डबल हो जाएगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बिकम डबल। ठीक है, तो Q10 इज इक्वल्स टू 2 लिखा जाता है। लेकिन अब एक बात आपको ध्यान रखने की है, ऐसा नहीं है कि Q10 इज इक्वल्स टू 2 हर बार अप्लाई होगा या हर एक कंडीशन में अप्लाई होगा। जनरली आप ये कह सकते हैं 20 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज जो है, इस टेम्परेचर रेंज में आप इसको बेस्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। बाकी ये प्लांट्स पे डिपेंड करता है। जैसे आप कहते हैं जीरोफिटिक कंडीशन की जो प्लांट्स हैं वो 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर फेस करते हैं, जबकि टेम्परेट जोन के जो प्लांट्स हैं वो 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बेसिकली फेस करते हैं। फोटोसिंथेटिक रेफरेंस भी अगर आप देखें तो C3 और C4 प्लांट्स के ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज में काफी बड़ा डिफरेंस है। C3 प्लांट्स के लिए 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप कहते हैं, और C4 प्लांट्स के लिए आप कह सकते हैं 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये देखिए सेकंड फैक्टर स्टूडेंट्स आपके पास हुआ टेम्परेचर। क्लियर?
टेम्परेचर बढ़ने के कारण ट्रांसपिरेशन का रेट क्यों बढ़ जाता है? तो इसका एक और बेसिक रीजन आपके पास है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, मैंने ऊपर की तरफ एरो लगाया है, तो आप कह सकते हैं आउटर एटमॉस्फेयर या आउटर एयर, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेयर, ये आउटर एटमॉस्फेयर विल बिकम ड्राई। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आउटर एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाएगा, और आउटर एटमॉस्फेयर ड्राई होगा तो ऑब्वियस है उसको सैचुरेट करने के लिए ज्यादा वाटर वेपर की रिक्वायरमेंट होगी, और इस तरीके से ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला फैक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं यहां, लाइट। अब लाइट जो है, अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो डेफिनेटली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। ट्रांसपिरेशन रेट टीआर में लिख रहा हूं, विल इंक्रीज by increasing light intensity, by increasing light intensity। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, लाइट इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ या लाइट बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ेगा, और इसका एक रीजन है ये हीटिंग इफेक्ट। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ कौन सा इफेक्ट आएगा? हीटिंग इफेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स खोज कर दिया जाएगा, और हीटिंग इफेक्ट आने से ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। इसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, जो ब्लू लाइट है, आपने विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ा है, विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में आप जानते हैं। जो ब्लू लाइट है, ब्लू रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के ठीक बाद ब्लू स्पेक्ट्रम की लाइट आती है। विजिबल स्पेक्ट्रम जो आप पढ़ते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। इन ब्लू रेडिएशंस में स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटा आप कहेंगे क्या रहते हैं? ओपन या ओपन हो जाते हैं। तो ऐसे केस में आप ये देखेंगे स्टोमेटल ओपनिंग यहां हो गई। इस केस में आप ये कहेंगे यहां स्टोमेटा ओपन होने का मतलब ट्रांसपिरेशन की रेट क्या होगी स्टूडेंट्स? बढ़ जाएगी। तो स्पेसिफिकली टीआर इंक्रीज मैंने जो लिखा है ये ट्रांसपिरेशन की रेट को बढ़ाने वाला है, और आप ये कहेंगे कि स्पेसिफिकली जो ब्लू रेडिएशन या ब्लू लाइट है उसका ट्रांसपिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल देखा जा सकेगा। ठीक है, अगला फोर्थ फैक्टर में लिख रहा हूं विंड वेलोसिटी। विंड सीधा आप कह सकते हैं, या वेलोसिटी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए विंड वेलोसिटी जो होगी वो ट्रांसपिरेशन की रेट को डेफिनेटली इंक्रीज कर दी। ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड वेलोसिटी। ठीक है, विंड वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये क्यों होगी? देखिए जितना तेजी से हवाएं चलेंगी, मतलब ये भी एक लिमिट तक है, लेकिन आप ये कहेंगे इंस्टेंटली आपको ये कहा जाए कि किसी लीफ के सराउंडिंग में या किसी लीफ के साथ जो है वो तेजी से हवाएं चल रही हैं या विंड जो है वो तेजी से ब्लो कर रही है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? विंड वेलोसिटी बढ़ने पर आप ये देखिए ये जो लीफ है, इस लीफ की जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग स्टूडेंट्स ड्राई हो जाएगी। इफ विंड वेलोसिटी इज इंक्रीज, द सराउंडिंग ऑफ लीफ क्या हो जाएंगी? ड्राई। और सराउंडिंग्स अगर ड्राई हो जाएंगी तो आप ये कहेंगे वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द एटमॉस्फेयर विल बी हाई। वाटर वेपर टू सैचुरेट the atmosphere, the required water vapor to saturate the atmosphere will become high, और ऐसा होने पर wind velocity बढ़ने से rate of transpiration बढ़ जाएगा। लेकिन यहां एक और पॉइंट आप ध्यान रखें, देखिए wind velocity बढ़ने से ट्रांसपिरेशन का रेट तो बढ़ गया, ये तो आपने क्लियर किया, लेकिन अगर बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं तो कुछ टाइम बाद में स्टोमेटल क्लोजर आ जाता है। हाई विंड वेलोसिटी जो है इट ऑल्सो लीड्स स्टोमेटल क्लोजर, इट ऑल्सो लीड्स स्टोमेटल क्लोजर। तो आप ये कहेंगे स्टोमेटल क्लोजर की बात हम यहां कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे ये जो है ये एक लिमिट तक ही एक्ट करता है, और इसके लिए हम लिख सकते हैं 30 to 35 किलोमीटर पर आवर। अगर इस गति से, इस स्पीड से, आप ये कह सकते हैं इस रेट से
हवाएं चल रही हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद अगर और तेजी से हवाएं चलने लगती हैं या विंड वेलोसिटी और तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली जो लीफ है उसकी सराउंडिंग ड्राई हो जाएगी, और लीफ की सराउंडिंग ड्राई होने का मतलब फाइनली स्टूडेंट्स क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। दिस कंडीशन विल लीड द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो इस तरीके से ये जो है वो ट्रांसपिरेशन इफेक्ट करता है। इसके अलावा देखिए एक और फैक्टर हम डिस्कस करते हैं, फोर्थ वन मैंने वहां विंड वेलोसिटी लिखा है, इधर लिख लेता हूं। आपके पास अगला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का स्टूडेंट्स क्या रोल है, आप ये जानते हैं जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन दैट इज ए डिफ्यूजन। तो फर्दर फिफ्थ वन में लिख रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब देखिए लीव्स से वाटर वेपर डिफ्यूज होता है, तो ये जो डिफ्यूजन का रेट है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स और द सरफेस ऑफ लीव्स, डिफ्यूजन ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स, जो लीव्स हैं इन लीव्स से वाटर वेपर का जो डिफ्यूजन है, ये स्टूडेंट्स डेफिनेटली हाई हो जाएगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लो है तो आप ये कहेंगे ट्रांसपिरेशन हाई हो जाएगा। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लो है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाना चाहिए, हाई। क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि लीव से जब वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होंगे तो जो सराउंडिंग है उसका, उस सराउंडिंग में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स को इजीली मूव करने देगा। अगर वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप बढ़ा देते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर उसकी सराउंडिंग में आप अप्लाई कर देते हैं तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज आउट होने में डिफिकल्टी होगी। इसलिए स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि वहां जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो उस टाइम कम हो जाएगा। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, ठीक है। अब इनके साथ साथ एक बात आपको और क्लियर होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो, ठीक है। अगला मैं लिख रहा हूं ट्रांसपिरेशन रेशियो। ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होगा, हम कहेंगे जो H2O ट्रांसफर्ड हुआ है और जो CO2 मॉलिक्यूल एसिमिलेट हुए हैं, इनका जो रेशियो होता है इसको ट्रांसपिरेशन रेशियो कहते हैं, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी ने डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे जो कनेक्ट करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होगा। ट्रांसपिरेशन रेशियो देखिए ट्रांसपिरेशन रेशियो, the molecules of H2O, molecules of H2O transpired divided by molecules of CO2 assimilated, molecules of CO2, molecules of CO2 assimilated, ठीक है। अब CO2 एसिमिलेशन का जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। CO2 एसिमिलेशन के प्रोसेस में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में और ट्रांसपिरेशन में क्या रिलेशन है, ये यहां आपको एक दे रखा है पैराग्राफ लिख के, जिसमें कह रहा है ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ए कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो देखो इसको हम फर्दर जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे तो वहां C4 प्लांट्स जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि C4 प्लांट्स में जो C4 साइकिल होता है दैट इज द अडेप्टिव पाथवे, दैट इज द अडेप्टिव स्ट्रेटेजी ऑफ द C4 प्लांट्स, तब आपको ये क्लियर होगा कि जो ट्रांसपिरेशन है उसका CO2 एसिमिलेशन से क्या कनेक्शन है।
एग्जैक्टली आप ये देखते हैं कि जो C4 प्लांट्स हैं, यहाँ सिर्फ मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, जो C4 प्लांट्स हैं उनकी एफिशिएंसी C3 प्लांट्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा है. दे आर एबल to synthesize the sugar substances in difficult situations or conditions like low availability of CO2, clear, high temperature and water stress. तो वो जो प्लांट हैं ज़्यादा एफिशिएंट हैं, वहाँ ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस को एक कॉम्प्रोमाइज कैसे आप स्टेब्लिश कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको हम वहाँ बात करेंगे. तो यहाँ जो ट्रांसपिरेशन रेशियो है, इस ट्रांसपिरेशन रेशियो के लिए कहा गया कि जो रेशियो है ऑफ द लॉस ऑफ वाटर to the photosynthetic CO2 fixation is called transpiration ratio. ठीक है. Molecules of H2O transpired. अब molecules of H2O transpired क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए जो लीफ का एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस पर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है. इस स्ट्रोमेटल पोर से H2O डिफ्यूज हो रहा है और इसी स्ट्रोमेटल पोर से, आपने डिस्कस किया था डिफ्यूजन में भी, इसी स्ट्रोमेटल पोर से एट दैट टाइम CO2 जो है वो इनटेक में लाया जा रहा है. तो CO2 तो जो है वो इंटरनल स्पेस में आती है और H2O यहाँ से एक्सटर्नल स्पेस में या बाहर चला जाता है. तो एक कंडीशन आप क्या देख पा रहे हैं, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल ट्रांसपायर्ड एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल एसिमिलेटेड. ये जो रेशियो होगा इसको स्टूडेंट्स आप क्या कह देंगे, ट्रांसपिरेशन रेशियो. क्लियर. और अब देखिए कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट जो हैं उनकी बात आप कर लीजिए. एंटी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेज कौन से होंगे जो ट्रांसपिरेशन को रोक देंगे. तो एक तो देखिए जितने सारे वैक्स सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, जो लीव्स पर या आउटर सरफेस ऑफ लीव्स पर यूज किए जाते हैं, उनको सबको आप एंटी ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं. एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है. एंटी ट्रांसपेरेंट क्या करते हैं, इनहिबिट ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन को ये इनहिबिट करते हैं. जैसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, नोट कर लें आप ये, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है. इसके बाद एस्पिरिन, एस्पिरिन ये स्टूडेंट्स एंटी ट्रांसपिरेंट होता है. इसके अलावा मैंने अभी आपको कहा था, तो आप कह सकते हैं लो विस्कस वैक्स या वैक्स सब्सटेंसेज, ये एंटी ट्रांसपेरेंट होगा. इसके अलावा सिलिकॉन ऑयल, सिलिकॉन ऑयल, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको पता होना चाहिए, एब्सिसिक एसिड ABA. एब्सिसिक एसिड और ABA जो है वो प्लांट में जब वाटर स्ट्रेस आता है तो ये स्टोमेटल क्लोजर को लीड करवा देता है. इट लीड्स स्टोमेटल क्लोजर, और ऑब्वियस है स्टोमेटल क्लोजर को जब लीड करवा देगा तो इस कंडीशन में, स्टोमेटल क्लोजर को लीड करवा देगा तो इस कंडीशन में जो ट्रांसपिरेशन का रेट है ये स्टूडेंट्स ये क्या करवा देगा, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल ऑलवेज डिक्रीज्ड एंड फाइनली स्टॉप्ड. ठीक है. तो ये एंटी ट्रांसपेरेंट जो हैं वो काउंट किए जाते हैं. उसके बाद सिग्निफिकेंस ट्रांसपिरेशन का आपको यही डिस्कस करना चाहिए. हालांकि इससे पहले मैंने आपको कहा कि जो फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन एक कॉम्प्रोमाइज है, वो कॉम्प्रोमाइज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के साथ, लेकिन सिग्निफिकेंस आपको यही क्लियर होना चाहिए. एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स लिख के दिए हैं. देखिए ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है उसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन. जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही आप ये कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन प्लांट से बढ़ाया जा सकेगा. सो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन विल लीड्स द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन. ठीक है. उसके ठीक बाद स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो कूलिंग इफेक्ट लाता है. जो प्लांट की लीव्स हैं उनसे जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वहाँ कूलिंग इफेक्ट आ रहा है. लीव सरफेस कूल डाउन हो जाती हैं 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर वहाँ कम हो जाता है। तो आप टाइटल लिखें, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन लीड्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लीड करवा देता है। ठीक है, इसके अलावा इसी पॉइंट को आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसी से कोरिलेट करता हुआ लिख सकते हैं असेंट ऑफ सैप, जो जाइलम सैप है इसका कंडक्शन टू एरियल पार्ट्स, और एरियल पार्ट्स में स्टूडेंट्स कंडक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ प्रोसेस जो ट्रांसपिरेशन का है उससे कंटिन्यूसली वाटर लॉस हो रहा है। तो वाटर लॉस वहाँ कंटिन्यूसली होने से आप ये कह सकते हैं जाइलम कैविटी जो स्टेम की है उसमें एक पुलिंग फोर्स क्रिएट किया जाता है और वाटर को कंटिन्यूसली पुल किया जाता है। इसके बाद आप कहेंगे द ट्रांसपिरेशन कॉज द कूलिंग इफेक्ट सराउंडिंग, और सराउंडिंग के अलावा आप ये कहेंगे लीव्स जो प्लांट्स की हैं स्टूडेंट्स 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड कूल डाउन हो जाती हैं, 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड कूल्स डाउन ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता है और आप ये कह सकते हैं उसके आसपास जैसे ही एयर का फ्लो होता है तो वहाँ से जो प्लांट ऑर्गन्स हैं उन प्लांट ऑर्गन्स में कूलिंग इफेक्ट लाने का काम ये करता है। नेक्स्ट, it is responsible to maintain shape and size of plant organs, प्लांट ऑर्गन्स जो हैं स्टूडेंट्स उनके लिए ये शेप और साइज मेंटेन करने का के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वाटर कंटेंट जब सेल्स में जाएगा तो ऑब्वियस है वो टर्जिड होंगी, उनमें एक एक्सपेंशन आएगा, और ये एक्सपेंशन तभी आ रहा है जब वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है तो उन सेल्स तक वाटर की सप्लाई हो रही है। तो इसी के बिहाफ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे सेल्स को वाटर मिलता है तो जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो वाटर अवेलेबल करवाता है, लेकिन उसको सेकेंडरली लें, प्रिमिलरली आप उसको डिस्कस नहीं करें। ठीक है, और फाइनली आप ये कहेंगे जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है, जैसे देखो ये आपने लिखा था ना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसमें बड़ा रोल है ट्रांसपिरेशन का, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन प्लांट में अगर हो रहा है तो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होने के लिए आपको पता है वहां एरियल पार्ट से क्या होना चाहिए, ट्रांसपिरेशन, पुलिंग फोर्स के कारण ही वो होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी मैं लिख देता हूं, वाटर सप्लाई फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर सप्लाई फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर सप्लाई ये स्टूडेंट्स करता है। ठीक है, तो देखिए ये हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। क्लियर, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस से कॉम्प्रोमाइज, इसके स्टूडेंट्स डिटेल हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, जैसा मैंने आपको बताया इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस में C4 साइकिल जब हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए इस लेक्चर नंबर 73 में मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन बता दिया है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन के साथ साथ
हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन को डिस्कस किया, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स स्पेशली आपको डिस्कस करने थे। इंटरनल फैक्टर्स में आप जानते हैं नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा का ज़्यादा प्रेजेंट होना, लीव्स पर स्ट्रोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होना, या स्ट्रोमेटा जो है उनका फ्रिक्वेंटली ओपन होना, ये सब ट्रांसपिरेशन को बढ़ा देते हैं। प्लांट का जो कैनोपी एरिया या कैनोपी साइज है अगर वो ज़्यादा है तो ऑब्वियस है ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, और प्लांट का कैनोपी साइज अगर रिड्यूस्ड है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ ट्रांसपिरेशन रेशियो, एंटी ट्रांसपिरेंट्स और फाइनली सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन आपसे डिस्कस किया। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर बात करेंगे एसेंट ऑफ सैप जो है उसकी डिटेल की, कैसे प्लांट्स में एरियल पार्ट्स तक वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है। एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू।